बच्चों, आज हम हिंदी में गद्य भाग में प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब दो भाइयों की एक कहानी है जिसमें पढ़ने के ढंग को लेकर दोनों के विचारों में बहुत ही मतभेद है और भिन्नता है। बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की है और छोटे भाई की आयु 9 साल की है। दोनों में 5 वर्ष का अंतर है, लेकिन पढ़ाई में बड़े भाई छोटे भाई से 5 कक्षा आगे नहीं है। वो 9वीं में है और छोटा भाई 5वीं में है। अब छोटे भाई का ये मानना है कि बड़े भाई साहब पढ़ाई के विषय में ये सोचते थे कि हर समय किताबें से घिरे रहने पर, किताबों को पढ़ते रहने पर आदमी पढ़ाई करता है, पर ये उनका सोच, उनका ये विचार गलत था। हर समय वो किताबें खोल के बैठे रहते, लेकिन उनकी पढ़ाई उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। जब वो थक जाते तो वो क्या करते, कॉपियों के हाशियों पर जानवरों की तस्वीरें बना लेते। कभी कभी एक ही अक्षर को 10-10 बार लिख लेते, कभी ऊट पटांग शब्द लिख लेते। एक बार छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते हैं, देखें इन्होंने क्या लिखा है। वो 2 घंटे तक अपना दिमाग खपाते रहे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आपस में किसी का मेल सामंजस्य नहीं था। अब कहते हैं कि मैं छोटी कक्षा में 5वीं कक्षा पढ़ने वाला, मेरे बड़े भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ। शायद ऐसी ही पढ़ाई होती होगी। अब छोटा भाई का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। खेल कूद, गेट के फाटक पर आगे पीछे घूमकर जैसे मोटर कार का आनंद लेना, तितलियां उड़ाना, बाग में घूमना, लेकिन बड़े भाई को ये सब बहुत ही अखरता था। उनका विचार था कि मेरा छोटा भाई अगर वो समय का दुरुपयोग करता है तो वो बिगड़ जाएगा, पास नहीं होगा, और हमारे माता पिता ने जो हमें हॉस्टल में भेजा है तो उनका सारा प्रयास बेकार चला जाएगा। जब छोटा भाई खेल कूद का, छोटा भाई बहुत कम पढ़ता था लेकिन बहुत कम पढ़ता था, और बाकी सब खेल कूद में समय बिताता था। जब वो खेल कूद कर आता, बड़े भाई का एक ही प्रश्न होता, अब तक कहाँ थे। अब छोटा भाई डर के मारे चुप हो जाता, वो कोई जवाब ना दे सकता। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ गईं और बड़े भाई ने बहुत कहा कि तुम इतना समय तुम बर्बाद करते हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तो अच्छा है कि तुम गांव वापस चले जाओ, पिताजी की गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो, जाकर गुल्ली डंडा खेल लो, पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। जब वार्षिक परीक्षाएं हुई तो छोटा भाई तो बहुत कम पढ़कर भी कक्षा में प्रथम आ गया, अव्वल आया, लेकिन दुर्भाग्यवश बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब जब ये अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो उसका केवल सच्चाई ये थी कि किताबों में केवल घिरे रहने पर ही पढ़ाई नहीं होती। उसमें नहीं समझ में आता, किसी और की, अध्यापक की मदद लो, सहायता लो। केवल किताबें खोल मैं पढ़ता रहता हूँ, ये पढ़ाई नहीं है। शायद लेखक प्रेमचंद जी भी यही ज्ञान छात्रों को देना चाहते थे कि अगर उन्हें किसी विषय में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो वो केवल माँ बाप को दिखाने के लिए या अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कि मैं किताबें खोलकर बैठा रहूं, ये पढ़ रहा हूं, तो ये पढ़ाई नहीं है। बड़े भाई जब अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, फिर भी वो छोटे भाई से कहते कि देखो, तुम भले ही कक्षा में अव्वल आए हो, मैं अनुत्तीर्ण हो गया, पर तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। मैं आज भी तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो, मुझे तुम्हें डांटने का, समझाने का पूरा अधिकार है। तुम समय मत गंवाया करो, समय का सदुपयोग किया करो, टाइम टेबल बनाओ, उसको पढ़ो। जब इस तरह की बातें करते तो छोटे भाई ने कई बार टाइम टेबल बनाया। सुबह 6 बजे उठना,
कुछ प्रमुख विषयों की पढ़ाई करना, फिर विद्यालय जाना, आकर पढ़ना, लेकिन छोटा भाई कभी भी उस टाइम टेबल को अमल नहीं कर सका, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठता तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे बागीचे, तितलियाँ, साथियों सबकी ध्यान चला जाता, वो पढ़ता नहीं था। बड़े भाई को हमेशा बड़ा भाई भी ये कहता छोटे भाई से कि देखो बड़े क्रिकेट मैच होते हैं, हॉकी मैच होते हैं, मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कहीं जाते देखा है? मैं कभी नहीं जाता, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे सामने एक आदर्श बनूँ। अगर मैं ही भटक जाऊँगा तो तुम मुझसे क्या सीखोगे? और जिस तरह दोनों भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पिताजी की जो गाढ़ी कमाई है वो तो बर्बाद हो जाएगी। अपने हिसाब से वो शायद ठीक कहते। छोटे भाई को कई बार दुख होता कि मेरे लाभ के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए तो बड़े भाई साहब मुझे समझाते हैं, और इस डर से वो पढ़ते, लेकिन वो बड़े भाई की तरह हर समय किताबों में घिरे नहीं रहते थे। एक बार छोटा भाई जब खेलने गया तो उसको सारा दिन लग गया, कई घंटे बीत गए। जब वो आया तो काफ़ी डरा हुआ था। बड़े भाई ने उसे खूब डांटा फटकारा, आड़े हाथों लिया कि तुम कक्षा में प्रथम आ गए, तुम्हारा दिमाग घमंड से भर गया है। ये मत सोचना कि उस बार तुम पास हो गए, लेकिन अब की बार तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं देखते तुम इतने मूर्ख हो, तुम मुझसे सबक नहीं लेते। अंग्रेजी को पढ़ना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं लिख पाते, तुम्हें एक शब्द समझ में नहीं आएगा। इस तरह की वो बातें जब कहते तो छोटे भाई का मन बहुत ही भयभीत हो जाता, और कई बार उसके मन में विचार आता कि क्यों ना मैं ये छोड़कर गांव चला जाऊं, क्योंकि बड़े भाई की हर समय डांट फटकार सुनने का अब उसमें इतना धैर्य नहीं रह गया था। समय बीतता गया, बड़े भाई समझाने में पीछे नहीं हटे और खुद भी किताबों में ही आंखें फोड़ते रहे। छोटा भाई भी अपने हिसाब से जो पढ़ता, खेल कूद में समय बिताता। फिर दूसरी वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। अब जब परिणाम सुनाया गया तो छोटा भाई फिर कक्षा में प्रथम आया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब जब उनका परीक्षा फल सुनाया तो जब बड़े भाई रोने लगे तो छोटा भाई भी रोने लगा। उसे अपने प्रथम आने की खुशी का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उसे लगता कि शायद मैं भी अगर फेल हो जाता तो बड़े भाई को इतना दुख नहीं होता। उसे बहुत मन में पीड़ा पहुंची, बहुत ही उसका मन आहत हुआ और सोचने लगा। उस पे बड़े भाई के प्रति उसके मन में आदर की भावना तो शुरू से ही थी। कभी उनके सामने वो जवाब नहीं देता था, बोलता नहीं था, लेकिन अब उसके मन में बड़ी दया की भावना आई कि जिन्होंने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, अपना आराम करने का ध्यान नहीं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। अब दोनों भाइयों की कक्षाओं में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। छोटा भाई 8वीं में आ गया था और बड़े भाई साहब 9वीं में थे। लेकिन बड़े भाई साहब जो हमेशा एक भ्रम में जी रहे थे कि 24 घंटे किताबों में ही घिरे रहकर ही पढ़ाई होती है, तो छोटे भाई को समझाते थे कि अब तुम्हारा घमंड और बढ़ गया होगा क्योंकि तुम मेरे से एक दर्जा पीछे हो। अगर वो ये भी कहते कि कितनी पढ़ाई मुश्किल है, अगर जैसे त्रिभुज बनाना है तो अ ब सा लिखते हैं और कहीं किसी ने ब अ सा लिख दिया तो 0 नंबर मिलेगा। अब इन अध्यापकों को कोई ये नहीं समझाता कि हमने दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात खाई, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो अध्यापक चाहते हैं जो किताबों में लिखा हो वही छात्र लिखें। तो ये तो रटंत विद्या है, ये तो ऐसे छात्र परेशान हो जाते हैं। अब कहते हैं लेकिन कौन समझाए। फिर उनके बाद अपने जब छोटे भाई को समझाते तो कहते कि ये तुम अंग्रेजी साहित्य पढ़ो, इतिहास पढ़ो, उसमें सैकड़ों विलियम्स हैं, सैकड़ों चार्ल्स हैं, सैकड़ों वो, इन अभागों को कोई नाम ही नहीं मिलता था। प्रथम द्वितीयम तृतीयम ऐसे लगाते थे।
मेरे मुँह से मैं लाखों नाम बता देता, एक भी अगर विलियम प्रथम की जगह विलियम द्वितीय लिख दिया तो 0 नंबर। अब तुम्हें नहीं पता कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, कितना इसमें खून जलाना पड़ता है। लेकिन छोटा भाई सिर झुकाकर अपने भाई की सारी नसीहत, सारी डांट फटकार सुनता। मन में उसको ये भी लगता कि नहीं नहीं, जो भी मेरे बड़े भाई कह रहे हैं वो मेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, तो मुझे तो इनको आगे से कुछ भी नहीं कहना होगा। बच्चों, इसी प्रकार समय बीत रहा था। इसी बीच में छोटे भाई को पतंग उड़ाने का शौक लग गया। पतंग को प्रेमचंद जी ने कनकौवे देशज भाषा में कहा है, जिसका अर्थ है पतंग। अब वो घंटों पतंगे उड़ाता रहता, पतंगे कटती उनको लूटता रहता। एक बार वो बाजार में एक कटी हुई पतंग को पाने के लिए भागा जा रहा था। उसके पीछे और साथी लड़के भाग रहे थे। सामने से बड़े भाई साहब आते दिखे। उन्होंने छोटे भाई को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें इन लड़कों के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो। 8वीं कक्षा के लोग तो नायब तहसीलदार बन जाया करते थे, तुम छोटी कक्षा में नहीं हो और इन लोग के साथ तुम पतंग उड़ाने के लिए, लूटने के लिए भाग रहे हो। तुम्हें कोई भी अपने पिता के भी सम्मान का ध्यान नहीं है। जब ये डांट रहे थे, छोटा भाई सुन रहा था। बड़े भाई सब कद के लंबे थे। इतने में एक कटी पतंग उनके सिर के ऊपर से जब निकली तो उसकी एक डोर लटक रही थी। बड़े भाई साहब ने आप देखा ना ताब और उस डोर को, पतंग को पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर भागने लगे पतंग लेकर। आगे आगे बड़े भाई साहब भाग रहे थे, पीछे पीछे छोटा भाई भाग रहा था और पीछे लड़कों का समूह भाग रहा था। तो इस तरह ये हमारी कहानी का अंत होता है। कितनी मनोवैज्ञानिक और कितनी स्वाभाविक कहानी है बच्चों। बड़े भाई साहब 14 साल या 15 साल के कोई बहुत बुजुर्ग नहीं थे। उनका भी बचपन बीत गया सिर्फ छोटे भाई को नसीहत देने में। वो अपने मन को मारते थे। उनका भी मन था कि मैं भी जाकर खेल तमाशा देखूं, मैं भी जाके मैदान में खेल लूं, समय मैं बिताऊं। लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण, मिसाल प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन बाल मन तो बाल मन ही होता है। जब उन्होंने उस पतंग को देखा तो उसे जाने नहीं दिया और जब वो भागे तो इससे ये लगता है कि जीवन में सच्चाई का कितना महत्व है। बड़े भाई ने अपने कर्तव्य को पूरा निभाया। छोटे भाई शायद इसीलिए कक्षा में प्रथम आता रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बड़े भाई साहब मुझे डांटते हैं तो मेरे लाभ के लिए डांटते हैं। तो बच्चों, इस तरह बड़े भाई साहब कहानी समाप्त होती है, जो हमें जीवन के बहुत बड़े ज्ञान को, सच्चाई को प्रदान करती है। बच्चों, अभी तक हमने बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी को पढ़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो गद्यांश के अंक विभाजन है वो किस प्रकार है। आपके जो जो पठित पाठ होंगे उनमें 2 गद्यांश आएंगे, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 5-5। जैसे एक गद्यांश हुआ उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 को टिक करना है। ऐसे 2 गद्यांश होंगे विभिन्न पाठों के आधार पर। उसके बाद आपके पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें 25 से 30 शब्द लिमिट वाले, सीमा वाले आपको 2 प्रश्न लिखने होंगे, जिसके 2-2 अंक होंगे। 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे और एक प्रश्न होगा जिसकी शब्द सीमा 60 से 70 शब्द तक होगी। उसका एक प्रश्न आएगा जिसके 4 अंक होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चंस के 8 नंबर हैं और 10 नंबर उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं। अब बड़े भाई साहब के जो प्रश्न दिए गए हैं, जिसकी शब्द सीमा 25 से 30 तक है, वर्ड लिमिट 25 से 30 तक है, जो 2-2 नंबर के 2 आएंगे। एक ही पाठ के 2 नहीं आएंगे, अलग अलग पाठों से कोई 2 आएंगे। तो बड़े भाई साहब का जो पहला क्वेश्चन है 25 से 30 शब्दों वाला, वो है कि बड़े भाई ने, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय ये सोचा कि मैं समय का पूरा ध्यान रखूँगा, गणित,
हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि सभी विषयों को बराबर का समय दूंगा, उनका अध्ययन करूंगा और खेल कूद को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम टेबल था। वह टाइम टेबल सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का, जिसका वो पालन कर्तव्य निष्ठा से करना चाहता था, पर वह उसका पालन इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जब पढ़ने बैठता तो उसे मैदान, तितलियां, फाटक, साथी, खेल कूद का ध्यान आता और वो पढ़ाई छोड़कर वहां भाग जाता था। दूसरा प्रश्न है 25 से 30 शब्द सीमा का, कि एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद जब छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होता है रिएक्शन। छोटा भाई, इसका उत्तर बेटा आप लोग इस तरह लिखेंगे कि गुल्ली डंडा खेलने के बाद आने पर छोटे भाई को बड़े भाई साहब ने बुरी तरह फटकारा और कहा कि इस साल कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहता, तुम्हारी क्या हस्ती है। रावण जैसे घमंडी बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। परीक्षा में पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसे समझो। इस तरह उनकी जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन था छोटे भाई पर प्रकट हुआ। बच्चों, 25 से 30 शब्द सीमा वाला तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं। 25 से 30 शब्द, उसके 2 अंक हैं। उत्तर है, बड़े भाई साहब स्वयं को छोटे भाई के सामने एक आदर्श के रूप में रखना चाहते थे। उनका सोचना था कि यदि वो भी खेल कूद में समय नष्ट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो छोटा भाई भी वैसा ही करेगा, नहीं पढ़ेगा। इस प्रकार पिताजी की गाढ़ी कमाई नष्ट हो जाएगी। वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहते थे। इसी शब्द सीमा का चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर समय यही सलाह देते थे कि खेल कूद में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें ढंग से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। जब अगली कक्षा में आओगे तो तुम्हें इतिहास, अंग्रेजी, गणित आदि में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि तुम खेल कूद में समय ना नष्ट करो और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। इसी शब्द सीमा का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। नरम होता है सॉफ्ट, उनके सॉफ्ट नेचर का। जब छोटा भाई हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में अव्वल आता और बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण हो जाते तो बड़े भाई साहब के स्वभाव की कठोरता कुछ कम हो गई और उन्हें लगा कि अब उन्हें डांटने का वैसा अधिकार नहीं रहा। छोटे भाई ने इसका फायदा उठाया। अब वह उनसे अधिक डरता नहीं था और बड़े भाई साहब के डर के मारे जो वो पढ़ता था वो भी बंद हो गया। वह सोचता था मेरी तकदीर बलवान है, मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं पास तो हो ही जाऊंगा। और उसे एक नया शौक पतंगबाजी का लग गया जिसमें वो समय गंवाने लगा। अब बच्चों, गद्यांश के पाठ के जो अंत में प्रश्न दिए होते हैं जिनकी शब्द सीमा 60 से 70 शब्दों की होती है और उसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना आएगा जिसके 4 अंक होंगे। बड़े भाई साहब का 60 से 70 शब्द सीमा का पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती
तो शायद छोटा भाई कक्षा में अव्वल न आता, क्योंकि वो भले ही बुद्धिमान था, कम समय में पढ़कर ही प्रथम आने की उसमें योग्यता थी, पर अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में बड़े भाई की डांट फटकार से ने ही असली काम किया। उसके मन में डर रहता था कि अगर मैं हर समय खेलूंगा तो मैं शायद अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। छोटा भाई अपने को अधिक स्वतंत्र, अधिक आज़ाद समझने लगता। बड़े भाई को के नियंत्रण ने उसे सफलता प्रदान की और हम कह सकते हैं कि बड़े भाई की डांट फटकार मिलने से ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता रहा। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 60 से 70 शब्दों की है कि बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है। व्यंग का अर्थ होता है स्टायर, टॉन्ट करना, व्यंग करना। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रेमचंद जी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर व्यंग किया है। शिक्षा की रटंत प्रणाली पर व्यंग है। बड़ा भाई पाठ्यक्रम का एक एक शब्द रटता है, पर उसे समझता नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि रटे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखकर ही मैं पास हो सकता हूँ। छात्रों पर कई विषयों का बोझ लदा रहता है। तीसरा कारण है इसका, शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। केवल पुस्तकों के ज्ञान को ही इसमें बताया गया है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। छात्रों का उद्देश्य उनकी सोच, उनकी चिंतन शक्ति और बुद्धि का भरपूर विकास नहीं हो पाता। हर छात्र ये समझता है कि अगर अध्यापक के द्वारा दिखाए गए प्रश्न के उत्तर को मैं रट लूँगा और पास हो जाऊँगा, तो ये शिक्षा प्रणाली रटंत प्रणाली के रूप में स्थित है, वर्तमान है। तो ये शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष माना गया है और मैं इस विचार से पूरा सहमत हूँ। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इसका उत्तर यह है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। बड़े भाई सोचते थे कि जो बड़ी आयु के लोग हैं उनकी शिक्षा भले ही कम हो, पर उनके पास जीवन का अनुभव होता है। वे अपनी जिंदगी की अनेक समस्याओं का, अनेक कठिनाइयों का समाधान आसानी से निकाल लेते हैं। और उन्होंने अपने माता पिता का भी उदाहरण दिया है कि भले ही उनकी माता जी किसी विद्यालय में नहीं गई, पर उनको जिंदगी का बहुत ही अनुभव था और उन्होंने सब बच्चों के, सबके परिवार, पूरे परिवार के लोगों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। और ये भी उनका कहना था कि जीवन का सच्चा अनुभव ही सच्ची शिक्षा प्रदान करता है। केवल पुस्तकों के ज्ञान पाठ को रट लेना ही शिक्षा नहीं है, जीवन की असली समझ अनुभव से आती है। बच्चों, अब इसका अगला प्रश्न है कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि पहले तो छोटा भाई बड़े भाई के उपदेशों को सुनता रहता था, अनसुनी करता था, कभी उन पर अमल नहीं करता था। वो सोचता था कि बड़े भाई का ये स्वभाव ही है कि जब मुझे देखते हैं तो उपदेश देने लगते हैं, लेकिन वो कभी उस पर ध्यान नहीं देता था। जब बड़ा भाई लगातार 2 वर्षों से कक्षा में अनुत्तीर्ण होता रहा और छोटा भाई उन्हीं वर्षों में कक्षा में अव्वल आता गया, तो बड़े भाई के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आया। पर जब छोटा भाई पतंग लूटने के लिए अपने से कम पढ़े लिखे बच्चों के साथ सड़क पर घूम रहा था, तो बड़े भाई ने उसे फिर टोका और ये कहा कि तुम मेरे से भले ही 1 वर्ष कक्षा में पीछे हो,
पर मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ। मैं तुम्हें डांटने का, समझाने का पूरा अधिकार रखता हूँ, और यहाँ तक कि मैं अगर तुम्हें एक तमाचा भी लगा दूँ तो इसमें कोई भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि माता पिता हमसे बहुत दूर हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मैं जो भी कुछ तुम्हें कहता हूं, तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए और भले के लिए। तो जीवन का ये जो 5 वर्ष का जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसे मैं तो क्या भगवान भी दूर नहीं कर सकते। ये सुनकर छोटे भाई को लगा, वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके मन में पश्चाताप हुआ और पहली बार उसके मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं बेकार ही बड़े भाई के उपदेशों से कुढ़ता रहता था, पर वो तो मेरा सदा भला ही चाहते हैं। 5वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, आप लिखेंगे, बड़े भाई साहब की पहली और प्रमुख विशेषता थी कि वो बहुत मेहनती थे, परिश्रमी थे। समय का ध्यान रखते हुए भी वो हमेशा किताबों में, पढ़ाई में लगे रहते थे। कभी भी थकान का अनुभव नहीं करते और पढ़ते रहते थे। उनके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी कि वो बहुत कर्तव्य पालक थे। कर्तव्य निभाने में बहुत ही कुशल थे। हर समय उनका ध्यान रहता कि कहीं छोटा भाई बिगड़ ना जाए और मैं अपना कर्तव्य समझूं, मैं बड़ा हूँ, माता पिता तो यहाँ रहते नहीं हैं और मैं उसका पूरा ध्यान रखूं। तीसरी उनकी स्वभाव विशेषताएं थी कि बोलने की कला में बहुत ही वो माहिर थे, योग्य थे। वो जो कहते उनसे उनके जीवन की अनुभव प्रकट होती थी। वो जो कहते अपने भाई के कल्याण के लिए, उसके लाभ के लिए ही कहते थे। और उनका अगली विशेषता थी कि बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति बहुत ही प्यार की भावना थी। वो उसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनकी डांट डपट को हम डांट डपट के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। ये उनकी स्वाभाविक विशेषता थी कि वो छोटे भाई का हर तरह से कल्याण चाहते थे, मंगल चाहते थे और चाहते थे कि जीवन में सदा भी वो सफलता प्राप्त करें। इसी संदर्भ में बच्चों 60 से 70 शब्द सीमा का अंतिम प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है? उत्तर है, आप लिखेंगे इसका, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को ही अधिक महत्वपूर्ण कहा है। उनके अनुसार जीवन में सही दिशा का चुनाव और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति जीवन के अनुभव से ही प्राप्त होती है। उन्होंने छोटे भाई से कहा, माँ कभी भी विद्यालय नहीं गई, पर घर के और जीवन के सभी कर्तव्यों को सर्वोत्तम ढंग से निभाया। उन्होंने अपने हेड मास्टर साहब का उदाहरण दिया कि वो ऑक्सफोर्ड में से MA पास हैं, पर घर नहीं चला सके। सदा ही कर्जदार रहते थे, पर जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो ये सिद्ध हो जाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए जिंदगी का अनुभव ही काम आता है, ना कि किताबी ज्ञान। बच्चों, इस तरह गद्य के पाठों में से आपको मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ कि जो भी आपके गद्य पाठ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनके 2 प्रश्न आएंगे विभिन्न पाठों में से, जिसके 2-2 अंक होंगे, जिसकी शब्द सीमा 25 से 30 शब्दों की, और एक प्रश्न आएगा जिसके 4 अंक होंगे और जिसका आपको थोड़ा 60 और 70 शब्दों में लिखना है। आपके सामने मैंने ये सारे प्रश्नों के उत्तर डिस्कस कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एक 25 से 30 का लिख दिया है, एक 60 से 70 का लिख दिया। इसी तरह आप अपने पाठों को भी तैयार करें और खूब पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सदा ध्यान रखें, पढ़ें।